नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पॉलिटी के लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और अब तक हमने प्रेसिडेंट का एज वेल एज जो DPSP है उसको कवर किया है। आज हम कुछ अन्य टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और बिलीव मी, अगर आप ये करके जाते हैं तो यहाँ से भी 1 से 2 मार्क्स आने के बिल्कुल हायर चांसेस है, क्योंकि ये सब टॉपिक PYQ के ट्रेंड एनालिसिस पर ही आधारित है। जैसे यहाँ पर देखिए, सोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे, हर साल क्वेश्चन आता ही है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बारे में कुछ कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे शेड्यूल्स के बारे में, यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आता ही है। इसलिए आप चिंता ना करें, बस आराम से सुनिए, कम समय में आपका बेस्ट रिविजन होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो आपको इतना पता होगा कि जब हमारा भारतीय संविधान बना तो सिर्फ एक सोर्स से नहीं बना, दूसरे देश के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिए गए, जर्मनी के कुछ फीचर्स लिए गए, ब्रिटिश के कुछ फीचर्स लिए गए और कुछ इंडियन फीचर्स है उसको शामिल किया गया। तो सब मिलाकर एक प्रकार से बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन देने का प्रयास किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के द्वारा। और ये आप देखते भी हैं, जब हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो वो हम देखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण फीचर्स संविधान में ऐड किया गया है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, जो उनके लॉन्ग टर्म विजन को दर्शाता है, उनके दूरदर्शिता को दर्शाता है कि वो कितना अच्छा भविष्य के बारे में, भारत के भविष्य के बारे में सोच पाते थे, सोच सकते थे। ओके। और एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उन्होंने हमारा संविधान को अडॉप्ट किया कब? 26 नवंबर 1949 को। इसमें गलती नहीं करनी है। प्रियम्बल में क्या लिखा है? वी देयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से तारीख को? 26 ऑफ नवंबर 1949। तो उसी फैक्ट के आधार पर जाना है। यूपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और स्टूडेंट्स ट्रैप हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर मैं इत्तला दे देना चाहता हूँ कि आप ट्रैप ना हो। तो अगर पूछा जाएगा एडॉप्टेड कब हुआ, तो ये डेट याद रखना है। और लागू कब हुआ, कैम इनटू इफेक्ट, लागू कब हुआ? तो जनवरी 26 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिरकार एडॉप्ट तो 26 नवंबर को ही हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्या कुछ स्पेशल इवेंट के कारण इसको 1 महीने के लिए डिले किया गया? अगर आपको पता है तो वेरी गुड, और आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि जो आपके पेयर ग्रुप्स हैं, पेयर मेंबर्स हैं, वो भी इस फैक्ट को समझ सके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट सोर्स, कहाँ से क्या लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल फीचर्स, संघवाद जिसको हम कहते हैं, ये लिया गया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी न्यायपालिका, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी आपातकालीन प्रावधान, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक जानकारियां, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रियम्बल। ना, प्रियम्बल तो आपका यूएसए से लिया गया है, इसमें आपका ऐड हो गया है, ठीक है। तो प्रियम्बल आपका कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, जो हम देखेंगे। ओके। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इसको ना भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, ये सब जरूर याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट। उसके बाद यूएसए से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रियम्बल लिया गया है ना। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ही वो कॉन्स्टिट्यूशन था जब पहली बार प्रियम्बल वहां देखने को मिला। और प्रियम्बल के बारे में एक अलग से लेक्चर हम आपके लिए लाएंगे, उसकी भी आप चिंता ना करें, जिसको हम समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, हम लाएंगे, आप चिंता ना करें। जुडिशियल रिव्यू यहीं से उठाया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जिसका टॉपिक हमने डिस्कस किया, प्रेसिडेंट को पद से हटाने की प्रक्रिया को ही हम इम्पीचमेंट कहते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज के रिमूवल की बात हो, उसकी प्रक्रिया यहीं से ली गई है। वाइस प्रेसिडेंट का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यूएसए से ही लिया गया है। ओके। अब हम बात करें कनाडा की, तो यहाँ से क्या लिया गया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब आप देखिए कि हमारा देश क्या है, एक क्वासी फेडरल कंट्री है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट्स को तो काफी ज्यादा पावर है,
लेकिन जब इमरजेंसी जैसी हालात आ जाती हैं तो पावर केंद्रीकरण हो जाता है, केंद्र के पास चला जाता है। तो यही मतलब होता है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा से लिया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट्स की अपॉइंटमेंट केंद्र करेगा, ये जो है कनाडा से लिया गया है। याद रखना है आपको, गवर्नर का ऑफिस भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, लेकिन अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाएगा स्टेट गवर्नर का, इसके बारे में कनाडा से लिया गया है। उसके बाद रेस्टिट्यूटरी पावर्स केंद्र के पास होंगे, वो भी आपका कनाडा से लिया गया है। रेस्टिट्यूटरी पावर क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि जो आपका शेड्यूल 7 है उसमें यूनियन लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, जिस पर विभिन्न विभिन्न सरकारें अपने सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, लॉ लेकर आ सकती है। लेकिन एक होता है रेस्टिट्यूटरी सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है कि भाई कोई ऐसा मुद्दा आ गया जो इन सब्जेक्ट्स में, इन लिस्ट में मेंशन ही नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है। ओके, इसलिए डाउट नहीं रहना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट लिया गया है, जो अभी हमने आपको बताया भी इसके बारे में। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, नेविगेशन, कॉमर्स, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हम ऑलरेडी आपको प्रेसिडेंट के लेक्चर में बता दिए हैं, पार्लियामेंट के लेक्चर में भी बताएंगे, आप चिंता ना करें। तो ये आपका ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद है आपका जापान। जापान से क्या लिया गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ओके, और थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना चाहिए, वैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार आप रिसर्च जरूर करें। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये क्या होता है, इन दोनों के बारे में अच्छे से आप जानकारी जरूर रखेंगे। फिर है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से क्या ले गए हैं, या ब्रिटेन आप कह लीजिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री शब्द आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ब्रिटेन से लिया गया है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, आप चिंता ना करें। उसके बाद है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा, जैसे आप देखिए राज्यसभा, लोकसभा, है ना, बाइकैमरलिज्म। उसके बाद आप देखिए कि ये जो है आपका स्टेट लेवल पर भी विधानसभा, विधान परिषद होता है। हालांकि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी बाइकैमरलिज्म को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस। फिर है आपका सिंगल सिटीजनशिप, हम लोग एक नागरिकता रखते हैं, है ना। यूएसए में क्या होता है, एक तो स्टेट की नागरिकता होती है, एक आपका एज ए नेशनल सिटीजनशिप, 2 नागरिकता यूएसए में होता है। हमारे देश में एक ही नागरिकता है, स्टेट के लेवल पर कोई नागरिकता नहीं है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या हुआ भाई, कानून की चलेगी। पहले राजा महाराजा जो बोल देते थे वही होता था, अब क्या है, संविधान आ गया है, तो कानून बिकमिंग सुपीरियर, कानून की ही चलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो ये आपका रूल ऑफ लॉ यूके से लिया गया है ना, ये ध्यान रखना है। और फिर आपको रिट्स याद रखने हैं, रिट्स आपको पता होगा, प्रेरोगेटिव रिट्स। ओके, उसके बाद इरेलैंड से क्या लिया गया है, इरेलैंड से आपका डीपीएसपी, ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन भी किया है, लगभग 30 मिनट का लेक्चर है डीपीएसपी का, आप उसे नहीं देखें तो आप उसे देखिए, और आपका डीपीएसपी बहुत ही शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, ये आपका इरेलैंड से ही लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, साथ के साथ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखना है आपको, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का प्रक्रिया है जो हमने बताया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो वो आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है रिपब्लिक का कंसेप्ट। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा आप हमें बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको लिबर्टी का क्वेश्चन पूछ देगा, रिपब्लिक के बारे में पूछ देगा, रूल ऑफ लॉ के बारे में पूछ देगा, इतना तो थोड़ा आपको पता रखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अगर आपको नहीं आइडिया है तो हम प्रीएम्बल के टॉपिक में इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप चिंता ना करें। साथ के साथ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी आपका फ्रांस से लिया गया है। ये प्रीएम्बल बीच बीच में टपक जा रहा है, हालांकि ये तो यूएसए से लिया गया है, तो सॉरी फॉर दैट, बीच बीच में प्रीएम्बल टपक जाने के लिए, है ना।
उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान में अमेंडमेंट करने का तरीका है, प्रोसेस है, वो आपका साउथ अफ्रीका से निकल कर आया है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ जो आपका इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन है, तो वो भी आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो ये ध्यान रखना है। फिर से मेरे को लग रहा है कि प्रियम्बल वाला फिर से टपक रहा है, कहाँ है, हाँ यहाँ टपक गया फिर से, ये पीछा छोड़ नहीं रहा है हमारा, तो आई एम रियली सॉरी, इसका पीछा अब छूट जाएगा, बस 2 ही बचा है, ठीक है। तो प्रियम्बल आपको ध्यान रखना है कि यूएसए से लिया गया है। तो आप देखिए प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ध्यान रखना है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और दूसरा आपका नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दोनों में अंतर है, यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं आप, इसलिए ध्यान रखिए। उसके बाद जर्मनी या फिर वेमार भी कहते हैं, तो जर्मनी या वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, कि किस किस सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाएगा, यहाँ से लिया गया है इमरजेंसी के दौरान। ओके, फिर सोवियत यूनियन, जिसको हम यूएसएसआर पहले कहते थे, अब रशिया हो गया है, यहाँ से हम फंडामेंटल ड्यूटीज के कंसेप्ट को उठाए हैं। साथ के साथ जस्टिस, न्याय के आइडियल्स, आदर्श को भी हम यहाँ से उठाए हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो आप प्रियम्बल में देखते हैं, यहाँ पर प्रियम्बल ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, जो दिया गया है प्रियम्बल, वो यहाँ से उठाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब बस आप एक बार सुनते रहिए, कान लगाकर स्थिर से, शांति से, आपको चीजें दिमाग में घुसती नजर आएंगी, एक एक फैक्ट आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, सब टॉपिक पर, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, एक आध नंबर का क्वेश्चन रहता ही है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितने समय में हमारा संविधान लिखा गया वो दुनिया का और कोई संविधान नहीं लिखा गया है। कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ देगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विभिन्न सोर्सेस से इसे उठाया गया है, मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर, जो है विभिन्न सोर्सेस का एग्जाम्पल। उसके बाद जो हमारा संविधान है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है, यानी कि आप देखेंगे कि संविधान में जो अमेंडमेंट की प्रोसेस दी गई है, एक तो है कि भाई सिंपल मेजोरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं संविधान को, कुछ कुछ प्रोविजन, सारे नहीं। एक होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट करेंगे, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, जहां पर राज्यों का भी संज्ञान लिया जाता है, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ अमेंडमेंट। तो ये जो आपका स्पेशल मेजोरिटी वाला है, ये अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है, और ये जो आपका सिंपल मेजोरिटी से कुछ प्रोविजन अमेंड हो जाते हैं, तो वो है आपका नॉट अंडर 368, आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते। जैसे स्टेट के नाम चेंज करना है, स्टेट का एरिया चेंज करना है, सिंपल मेजोरिटी की ही जरूरत होती है पार्लियामेंट में, स्टेट का कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है कि नहीं है। तो वो हो गया आपका फ्लेक्सिबल। रिजिड वाले में क्या है कि नहीं, स्टेट का भी कंकरेंस लेना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट, इन सब के जो भी प्रोविजंस है इसमें चेंज करना है, तो आप समझिए कि स्टेट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, या फिर सब्जेक्ट जो आपका 7th शेड्यूल है, जो सब्जेक्ट का लिस्ट है उसमें चेंज करना है, तो फिर भाई परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट से भी, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट से भी। मतलब परमिशन का मतलब ये हुआ कि वहाँ के भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर सहमति दर्शाएंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इमरजेंसी जब आती है तो यही जो फेडरल सिस्टम है हमारा, वो यूनिटरी केंद्रीकरण में बदल जाता है, क्योंकि बहुत सारे पावर केंद्र सरकार के पास चला जाता है, पार्लियामेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपने सुना ही होगा, नेशनल इमरजेंसी के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म। यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट जो है वो आपका नॉमिनल हेड होता है देश का, है ना, लेकिन रियल जो पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, या फिर यूं कहें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। तभी तो जो भी मेजर मेजर फैसले वो कैबिनेट लेता है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता ये है कि भाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच ज़्यादा सेपरेशन नहीं होता है, पूरा एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट सेपरेशन नहीं है जैसा कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि लेजिस्लेचर से ही सदस्य उठा लिए जाते हैं, मिनिस्टर्स बना दिए जाते हैं, तो कंप्लीट सेपरेशन तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब इन मिनिस्टर्स को लेजिस्लेचर से उठाया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है टू द लोअर हाउस या लोकसभा, अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें, और स्टेट लेवल पर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यही होता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टू द लोकसभा, टू द लोअर हाउस, याद रखना है आपको। उसके बाद इट इज ए सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, यानी कि ना तो जुडिशरी सुप्रीम है अपने आप में, ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, यानी कि दोनों बैलेंस में होता है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवर राइड करने का पूरा ताकत रखता और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। यूके में भले ही हम कहते हैं कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, वो जुडिशरी के फैसले को भी कमजोर कर सकती है, वहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। ठीक है, और यही नियम आपका इस पर भी लागू होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होता है। उसके बाद है हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि सबसे एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और उसके नीचे आप देखेंगे हाई कोर्ट, और उसके भी नीचे आपका लोअर कोर्ट, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ये सब आ जाते हैं, और सारे का रेगुलेटर आपका सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट क्या करते हैं, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है इन सबको रेगुलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो करता है ये सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन हाई कोर्ट जो है अपने निचले वाले स्तर के कोर्ट को करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट मतलब ये हो गया कि भाई एग्जीक्यूटिव से अलग है, लेजिस्लेटिव से अलग है, और जुडिशरी अपना डोमेन रखता है। बहुत जैसे आप देखें ना, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम है वो जुडिशरी का खुद है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत ही कम है। तो जो रिकमेंड करेगा कॉलेजियम सिस्टम प्रेसिडेंट को, वही जज अपॉइंट किए जाते हैं इन द वेरियस हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। ओके, फिर है फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में तो एक बड़ा सा चैप्टर ही है, उससे हम डिस्कस करेंगे, चिंता ना करिए। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, ये थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कितने से कितने आर्टिकल, कौन सा पार्ट, और कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, ये भी जरूर बताएं। उसके बाद है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके लिए भी एक पूरा चैप्टर है और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस कर दिए हैं, करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, जो बताता है कि हाँ जनता को क्या क्या ड्यूटीज का पालन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकुलर स्टेट, प्रीएम्बल में साफ साफ लिखा गया है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग का अधिकार, हर वो नागरिक चाहे कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 18 साल हो गया है तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। और पहले ये उम्र मतलब ओरिजिनल संविधान में 21 साल थी, इसको घटाकर 18 साल किया गया। कौन से संवैधानिक संशोधन से, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद देखिए सिंगल सिटीजनशिप हमने डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे CAG है, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके लिए अलग से ही चैप्टर है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है इमरजेंसी प्रोविजंस में, कि भाई जो आपका फेडरल फीचर्स है वो आपका यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट अब ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है। ओके, और प्रेसिडेंट रूल रहा तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसॉल्व कर सकती है, और नेशनल इमरजेंसी में कुछ फंडामेंटल राइट्स पर रोक भी लगा सकती है। उसके बाद 3 टायर गवर्नमेंट, इसके लिए भी अलग चैप्टर है, चिंता ना करें, पंचायती राज सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको भी फंडामेंटल राइट्स में डाला गया है। कौन से संवैधानिक संशोधन में, थोड़ा सा कमेंट करें, ऑलरेडी हमने इसके बारे में लेक्चर बताया है आपको डीपीएसपी में। ठीक है, तो ये है टोटल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा फास्ट तरीके से। थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि समय कम है,
बस आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देखें, अगर ज़्यादा स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट करके देखें। ये तो कंट्रोल आपको पहले से प्रोवाइडेड है, तो आप चिंता ना करें, बस आप पढ़ें और सिलेक्शन हासिल करें। तो चलिए आप चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक शेड्यूल्स के बारे में। यहाँ से भी चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं क्वेश्चन पूछने का। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के ऊपर तो बीपीएससी पड़ी ही रहती है ना, तो इसलिए आपको कवर करके जाना है। शेड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे अब संविधान है ना, तो संविधान में कुछ कुछ प्रोविजंस होंगे जिनके अंदर कुछ पावर्स डिफाइन होगा, है ना, कुछ ओथ एंड अफर्मेशन डिवाइड होगा, तो उसको हमने अलग अलग शेड्यूल में बांट दिया है कि हाँ भाई साहब, जैसे यूनियन एंड टेरिटरी का प्रोविजंस है, ठीक है, अब उसमें कौन कौन से यूनियन एंड टेरिटरीज आएंगे उसको अलग से हमने शेड्यूल में डाल दिया, तो इसीलिए आपको इसको शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 12 शेड्यूल है। ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, हमारा जो संविधान था ना उसमें 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल संविधान में, लेकिन 4 बाद में ऐड हुए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द नेम ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल जनरेशन, यानी कि स्टेट्स के नाम और उनके एरिया कितने हैं इसके बारे में, और ये तो जरूरी भी है। सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की जो सैलरीज है उसके बारे में बात करता है, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी, गवर्नर, जजेज, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी, फिर स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेचर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ द विधान परिषद, ये सब इसमें आ जाते हैं। फिर थर्ड शेड्यूल में क्या है आपका, ओथ, शपथ। शपथ जैसे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर शपथ लेते हैं, मिनिस्टर शपथ लेते हैं, वो सब शपथ में क्या लिखा होता है, कहाँ से वो पढ़ते हैं, तो थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एमपीज के लिए, एमएलएज के लिए, सीएजीज के लिए शपथ लिखा गया है। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो इसमें राज्यसभा के सीट एलोकेशन के बारे में बताया गया है कि कौन से राज्य से कितना राज्यसभा सीट एलोकेट किया गया है ना। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, मतलब जो शेड्यूल एरियाज है अदर देन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो शेड्यूल एरिया है उसको छोड़कर, है ना, जैसे आपका इधर मेन लैंड इंडिया है, ठीक है, और इधर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इसके लिए तो आपका 6th शेड्यूल है ही, जिसमें आपके 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स आ जाते हैं, उनके ट्राइबल्स वहाँ पर जो रिसाइड करते हैं उनके प्रोटेक्शन सबके लिए आपका 6th शेड्यूल है। लेकिन 5th शेड्यूल जो है मेन लैंड इंडिया में कोई रीजन में जो ट्राइब्स रहते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, और इसमें 10 राज्य शामिल है। कौन कौन से हैं नाम आप हमें बताइए, जैसे कि झारखंड हो गया, ठीक है, तो 9 बचे जो नाम है वो आप हमें जरूर बताएं, ओके। फिर 6th शेड्यूल क्या है, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को कवर करता है, ठीक है, जो ट्राइबल एरिया है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनको गवर्न करता है, उनको ऑटोनॉमी देता है, और इसमें जो राज्य है अच्छे से याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, MMTA के नाम से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं। फिर 7th शेड्यूल जो है वो आपका सेपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स या फिर डिवीजन ऑफ पावर्स इनटू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बारे में बताता है। तो आप हमें बताइए जो हेल्थ जो टॉपिक है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है या फिर आपका कनकरेंट में आता है या फिर यूनियन में आता है, थोड़ा सा सोचकर इस पर जरूर जवाब दें। और जो हमारा 8th शेड्यूल है ये आपका 22 लैंग्वेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, यानी कि संविधान के शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल किया गया है, तो टोटल 22 लैंग्वेज है और वो आपका 8th शेड्यूल में बताता है। और ये ध्यान रखना है आपके लिए मैंने लेकर आया बिहार स्पेशल के लिए जो मैथिली है, मैथिली जो कि लैंग्वेज है नॉर्थ बिहार की, ठीक है, मिथिला बोलते हैं हम, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से मैथिली को जोड़ा गया था 8th शेड्यूल में, ध्यान रखना है। फिर 9th शेड्यूल की बात करें तो इसमें क्या है कि भाई अगर कोई भी कानून को, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो या पार्लियामेंट का, उसको अगर 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो जुडिशियरी से आप समझिए कि जुडिशरी उसे रिव्यू नहीं कर पाएगी, यानी कि जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है,
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी फैसला दे रखा है IR कोलियो केस में कि भाई जब केशवनंदा भारती केस जजमेंट हुआ था उससे पहले के जो लॉज हैं उस पर तो चलो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन बाद में जो ऐड किए जाएंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, ये आपका बोला गया था। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 9th शेड्यूल अगर टू दिया जाए तो इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू ऑफ सर्टेन पार्लियामेंट्री लॉज एज स्टेट लॉज। ओके, फिर 10th शेड्यूल की बात करें तो ये आपका बाद में ऐड हुआ था, 9th भी बाद में ऐड हुआ, 10th भी बाद में ऐड हुआ, और ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस को इसमें ऐड किया गया। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? तो बेसिकली इसके अंतर्गत अगर जो MLA है MP है वो पार्टी चेंज करते हैं, तख्ता पलट करते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी, ठीक है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के कानून का शिकार हो सकते हैं और ऐसे में लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप चिंता ना करिए, ये अलग सा टॉपिक है। और ध्यान रखना है ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ऐड किया गया, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल। तो ये जो आपने देखा होगा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दे दिया गया। ठीक है, अब 11th शेड्यूल क्या है कि भाई क्या क्या पावर्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिए गए हैं वो आपका 11th शेड्यूल में बताता है, और इसमें 29 फंक्शंस है, और ऑलरेडी इसको हम बिहार स्पेशल के पॉलिटी सीरीज में कवर कर रखे हैं, तो दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, आप वहां जाकर इसे रिवाइज कर सकते हैं। फिर आपका 12th शेड्यूल, इसमें आपका म्यूनसिपैलिटीज के पावर्स दिए गए हैं और इसमें 18 फंक्शंस आ जाते हैं, ऑलरेडी हमने कवर करवा रखा है, दोबारा मेहनत करना कोई फायदा है नहीं, आप उसे जाकर वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा 1 से लेकर 12 शेड्यूल तक। और ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय काल। ठीक है, तभी तो लैंड रिफॉर्म्स हुआ, जो आपके जमींदार थे उनके पास लैंड बहुत भरी भरी थी तो उनको ट्रांसफर किया गया। ओके, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और इसको ही 9th शेड्यूल में डाला गया था ताकि जुडिशरी इस पर अपना रिव्यू ना दे सके। तो ये पूरा था फ्रेंड्स A to Z सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आपका शेड्यूल्स है ये पूरा का पूरा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आपको अच्छे से रिवीजन करते जाना है, आपका काम समाप्त, और अच्छे से आप स्कोर करेंगे, आपका रिजल्ट भी आएगा। सो इट्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, एंड बस आप अपना मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, और देखिए कि क्वेश्चन जो हम आपको पोस्ट करते हैं टेलीग्राम चैनल पर आप कितना सही करते हैं। ठीक है, कहाँ गलती करते हैं, क्या कंसेप्ट रिवीजन में दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है, कहाँ होता है, जरूर आप अपनी कमी को निकालें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।